देखिए इससे पहले के क्लास में हम आपको अंतरिम बजट और आम बजट बता दिए थे, लेखानुदान भी बता दिए थे, बजट भी बता दिए थे। बजट क्या चीज है? आर्टिकल 1 एक बार दोबारा फटाफट रिवाइज कीजिए। आर्टिकल 112 में किस चीज की चर्चा है? बजट की चर्चा है। ये बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसमें केवल हिसाब किताब, यानी एक तरह से कहिए तो इसमें केवल भाषण दिया जाता है कि हमको क्या क्या काम करने हैं। इसके बाद आता है आपका प्राकलन। इसको प्राकलन को हम आकलन भी कहते हैं, इसे हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि कितने खर्च आएगा, यानी इसमें पैसे बताए जाते हैं कितना पैसा आएगा। ये पैसा निकलेगा कि नहीं, इसके लिए हमें क्या लाना पड़ता है? विनियोग लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जब ये आ जाता है संसद में तभी पैसे निकलते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं निकलेंगे। जब कभी भी विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया पैसा घट जाता है तो सप्लीमेंट्री लाना पड़ता है, अतिरिक्त अनुदान लाना पड़ता है, अतिरिक्त अनुदान, तो भी काम पैसा होगा निकलेगा। यानी इससे हमको क्या निकालना है? एक्स्ट्रा पैसे निकालना है। अगर आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो इसके लिए कोई भी सरकारी काम अटक जाता है, क्योंकि विनियोग विधेयक में जितना पैसा दिया गया है महंगाई के कारण वो पैसे बढ़ जाते हैं। 17 में क्या है? वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में हम आपको अंतर बता दिए थे। वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर आपको क्या किए हुए हैं? समझा दिए हैं। 17 तक में तो कोई दिक्कत नहीं, 17 बता दिए हैं, अब पिछले क्लास में देख लीजिए 17 तक बता दिए हम। अब इसके बाद एक चीज आता है आपका व्यय, यानी खर्च जो होता है। लेखानुदान में क्या आता है? 17 में नहीं ना, 16 में क्या था भाई? 16 में लेखानुदान। लेखानुदान में क्या दिखाना होता है? एक्सपेंस यानी व्यय दिखाने होते हैं। एक्सपेंस यानी हमें क्या दिखाना है? व्यय। केवल खर्चा दिखा दिया तो क्या हो गया? लेखानुदान हो गया। ये व्यय जो होते हैं दो टाइप से होते हैं। व्यय कितने टाइप से होंगे? दो टाइप से खर्च होते हैं। एक होता है ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी एकदम प्लान के साथ था। योजनागत व्यय, योजनागत व्यय एकदम प्लान्ड एक्सपेंडिचर था। आपको पहले से प्लान था कि एक्सपेंस होगा इतना, तो प्लान्ड एक्सपेंस। जैसे जितने भी आपके कर्मचारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हो, सेना हो, थल सेना, एसएससी, रेलवे या जज हो गए, जितने लोगों की सैलरी देनी है, तो जितना भी वेतन यानी सैलरी देनी है, सैलरी, वो सब इसी में आता है योजनागत व्यय में। जितना पेंशन देना है इसी में आएगा। जितने स्टेट गवर्नमेंट को फंड देना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर लेती है, वो टैक्स उसका 43% सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को लौटा देती है। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं एकदम प्लान होती हैं, हर साल इसको करना ही करना है। ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त कर दिए आप उन्हें सैलरी नहीं देंगे। प्लान होता है ये सब चीज़ पहले से। अब देखते हैं दूसरा होता है गैर योजनागत। गैर योजनागत व्यय, यानी इसका पहले से कोई आइडिया ही नहीं था, अनप्लान्ड था। इसमें पहले से कोई प्लान नहीं बनाया गया था, तो अनप्लान्ड एक्सपेंस जो होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? तो रक्षा यानी डिफेंस पर जितना खर्च करना है, डिफेंस पे। आप अगर देखिए तो किसी को पता था क्या कि जब कोरोना एंट्री मारा था तो हम लोग जितनी गहराई, जितनी ताकत से कोरोना से नहीं लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा ताकत से चाइना बॉर्डर पर एक्सपेंस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग को तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो ये हो गया आपका गैर योजनागत व्यय। रक्षा बजट किस में आ जाता है? गैर योजनागत व्यय में आ जाता है। आपका पेंडेमिक यानी महामारी पर कोई जो खर्च होता है, किसी को पता था 2019 में कि 2020 में कोरोना को लेके करोड़ों रुपए जाएंगे? यहाँ पे किसी को नहीं पता था यहाँ पर। तो एक ये हो गया आपका अनुदान। अनुदान का मतलब क्या होता है? सब्सिडी। जैसे नेपाल में भूकंप आ गया था 2016 की 15 में, तो उस वक्त हम लोग क्या किए थे भाई? बहुत सारे पैसे दे के रखे थे हम लोग ने। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये भी खर्च है, लेकिन इसमें कोई पहले से प्लान नहीं है। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा गैर योजनागत व्यय है? ये था ऑप्शन बी नंबर पे, रक्षा व्यय। कौन सा? रक्षा व्यय। तो दो तरह के व्यय आप देख लिए, जिसमें पहले से पता रहे प्लान, नहीं पता रहे तो अनप्लान्ड होता है। तो ये आर्टिकल किसमें है? व्यय यानी खर्च की चर्चा किसमें है? लेखानुदान में है। 17 में क्या है? वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर पहले ही क्लास में बता दिए हैं। उसमें बस थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में गड़बड़ है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें हैं वो भी। अब हम आते हैं आर्टिकल 112 में बजट, 13 में प्राकलन, 14 विनियोग विधेयक, 15
अतिरिक्त अनुदान, 16 लेखानुदान, 17 वित्त विधेयक, 18 संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया क्या है भैया? ये पहले वो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं ना कि फिर अगर विवाद हो गया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बता दिए अनुच्छेद 108 के तहत आता है संयुक्त अधिवेशन। तो ये क्या चीज़ है? प्रक्रिया है सब संसद के। 109 119 में भी वही चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है, ये संसद की प्रक्रिया, क्योंकि इसे आप जानते हैं और इस चीज़ को कभी भी वो मतलब आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछेगा। और अगर आपको ये पढ़ना भी है इसके बारे में तो इसका डिटेल से दिया है आपके एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जब देखेंगे ना तो आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। अब मेन आता है 120, 121, 122, ये 123, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18 बता दिए प्रक्रिया, ये जानते हैं आप दोनों, हर चीज़ को जानते हैं, ये कैसे विधेयक को लौटाया जाता है, ये सारी चीज़ें के बारे में। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको यहाँ तक नहीं मिला होगा, यहाँ तक पीडीएफ नहीं मिला होगा। देखिए इसे हम लोग बहुत जल्दी कल तक करा देते हैं इसका पीडीएफ। आगे अब देखते हैं 120। 120 क्या चीज़ है? 120 में कहता है कि संसद की भाषा, संसद में जो लैंग्वेज प्रयोग करेंगे, संसद में भाषा, ये कौन सा लैंग्वेज प्रयोग कर सकते हैं संसद में? तो इसमें समझिए, संसद में जब भी आपको भाषा का प्रयोग करना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज में आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भाषा नहीं यूज कर सकते हैं। संसद में 2 ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। लेकिन अगर आप ना हिंदी बोलने में सक्षम हैं और ना ही आपको अंग्रेजी आती है तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज को बोल सकते हैं। किस में बोल सकते हैं? रीजनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं होगा। कैसे? यहाँ देखिए ध्यान से, ये पार्लियामेंट है, संसद भवन, एक ओर में है आपका लोकसभा, दूसरी ओर है राज्यसभा। राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545। अब आप बताइए भैया कि राज्यसभा की बैठक को कौन हैंडल करता है? इसे हैंडल करते हैं चेयरमैन। चेयरमैन आपको पढ़ा चुके हैं, चेयरमैन यानी सभापति। राज्यसभा के कौन करते हैं? सभापति करते हैं। और लोकसभा की कौन हैंडलिंग करते हैं? तो इन्हें हैंडल करते हैं स्पीकर करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पीकर। इन्हें कहते हैं अध्यक्ष। अब देखिए इस 545 में और ये 245 में सबको बोलना है इंग्लिश या तो हिंदी। लेकिन अगर किसी को ये दोनों भाषा में से नहीं आती है और वो चाहता है कि हम बंगाली बोले, तो अगर वो राज्यसभा में बोलना चाहता है तो उसे चेयरमैन से पूछना पड़ेगा कि सर हम बंगाली जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते हैं, प्लीज़ हमको परमिशन दीजिए ताकि बोले। ये परमिशन देंगे तभी बोल सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठ जाइए, किसी से ट्रांसलेट करा के लाइएगा, बोल दीजिएगा, अदरवाइज नहीं बोल सकते। इसलिए देखिएगा ना, इंग्लिश लेके पढ़ते रहता है सब। अगर मान लीजिए कोई आ रहा है यहाँ पर लोकसभा में और उसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, वो कह रहा है कि भैया हम तो गुजराती में बात करेंगे या फिर पंजाबी में बात करेंगे, पंजाबी समझ में आ रहा है ना, पंजाबी भाषा में बात करेंगे, तब उसके लिए क्या है कि उसे भी परमिशन लेना पड़ेगा। अगर लोकसभा में है तो चेयरमैन से, राज्यसभा में है तो चेयरमैन, और लोकसभा में तो स्पीकर से। जब ये परमिशन ग्रांट करेंगे तभी वो बोलेंगे, अदरवाइज वो नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? और अध्यक्ष का तो पावर पता ही है आपको, पढ़ा दिए हैं। अगर ये इनका बात उत नहीं मानेंगे ना तो फेंकवा देंगे, कमांडो बुला कर फेंक रहे का बहुत चिल्ला रहा है, चेयरमैन भी फेंकवा देगा यहाँ पर। तो ये आपको 2 तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग, कुछ लोग जैसे नॉर्थ वगैरह में हैं लोग, उन लोग को हिंदी उतना अच्छा से नहीं आती है, साउथ में भी हिंदी उतना अच्छा से प्रचलन में नहीं है। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद आर्टिकल आता है संसद में चर्चा पर रोक। संसद में चर्चा पर रोक मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आप संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। कौन से चीज हैं भैया? तो जज लोग, जितने भी न्यायाधीश है, जज के आचरण पर, जज के
आचरण पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये जज साहब अच्छा हैं या खराब, इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। आपको अगर चर्चा करना है तो आप चर्चा कर सकते हैं जजों पर, महाभियोग पर, महाभियोग इम्पीचमेंट पर कर सकते हैं, भियोग पर। आपको इस पर चर्चा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जज अच्छा है या जज खराब है इस पे नहीं कर सकते हैं। संसद के अंदर कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पर रोक है आर्टिकल 121 के तहत, कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि सर बोबड़े साहब जो हमारे ऐसे बोबड़े हैं, बड़ी लेट से काम करते हैं, अच्छा फैसला नहीं देते हैं, गलत है। वो अच्छा है या खराब है, टाइम से काम कर रहा है, लेट से काम करना है, मनबड़ है, क्या है, आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते। आपको अगर वो पसंद नहीं है तो चुपचाप आप उस पर कहिए कि हमें ये जज साहब पसंद नहीं है, कारण बताइए, महाभियोग लाइए। महाभियोग तो पढ़ाई दिए हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगता है, वैसे ही इन लोग का भी लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जजों के आचरण पर, उनके कार्यशैली पर, उनके लेट या फास्ट होने पर, वो अच्छे हैं या खराब, इस पे चर्चा नहीं कर सकते। आप जब भी चर्चा करेंगे तो सिर्फ एक चीज पर, जजों पर महाभियोग के लिए, जज पर महाभियोग। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग की चर्चा दीप इन पर लगाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। किसी भी जज पर महाभियोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज पर नहीं हुआ है। तो ये महाभियोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जज पर लग सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। नीचे वाले जज का उतना पावर नहीं होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर। आगे बढ़े, अगला देखते हैं 122। तो यहां पर रोक लगाया गया है कि कोई भी कोर्ट कहने का मतलब होता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये संसद के अंदर हो रही कार्रवाई की जांच नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं दोनों में कितना अच्छा कोऑपरेशन है। ये संसद में इस बात की चर्चा नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वह क्या कर रहा है सब। तो अगला अनुच्छेद में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चर्चा नहीं होगी कि संसदवा में क्या कर रहा है सब। तो योकरा में मत झांक, योकरा में मत झांक। देख रहे हैं कितना अच्छा सेटिंग किया है सब। तो सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सुप्रीम कोर्ट संसद की जांच नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट संसद की जांच नहीं कर सकते हैं, ये इनकी जांच नहीं करेंगे अच्छा है या खराब है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई कानून गलत बना दिए हैं तो आप उस कानून की जांच कर सकते हैं, लेकिन इस बात की जांच नहीं करेंगे कि संसद में हल्ला करता है सब, कुर्ता फाड़ देता है सब, गरियाता है सब, स्पीकर का माइक तोड़ देता है सब, बहुत सब कांड होता है संसद भवन के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दो अनुच्छेद देख रहे हैं, एकदम अच्छा से मिला के बनाया है। मतलब तू हमरा में मत झांक, हम तोरा में ना झांकेंगे। आर्टिकल 20 फटाफट बोलेंगे। आर्टिकल 20 में क्या है? संसद की भाषा। 21 संसद न्यायालय में झांकने नहीं जाएगा। 22 न्यायालय संसद के अंदर झांकने नहीं आएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अरे वो बकलोलवा का वीडियो नहीं चल रहा है तो 20 बार बोलेंगे, एप्लीकेशन से बाहर जाओ फिर चलने लगेगा। हो गया? आगे देखें। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना? अगला आर्टिकल आता है 123। आर्टिकल 123 ये बहुत बड़का आर्टिकल है। इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अध्यादेश किसका अध्यादेश? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अध्यादेश। अब ये कौन जारी करते हैं अध्यादेश? तो भाई साहब राष्ट्रपति जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति साहब को है। राष्ट्रपति साहब को अधिकार है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, फटाफट देखिए। अध्यादेश, ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? तो इसके लिए शर्त है कि ये जारी करेंगे राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति। तो इसमें 2-3 शर्तें याद रखिएगा, पूछेगा कि कब जारी किया जाता है। तो इमरजेंसी पीरियड में, जब कभी भी इमरजेंसी या आपात जरूरत हो। मतलब आप समझते हैं
आपात या फिर सीरियस मैटर हो कि कानून बनाना है। दूसरा मैटर, सलाह किससे लेंगे? आप बताइए। सलाह लेंगे मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल के सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर ये लाएंगे। तीसरा क्या चीज होता है भैया इसमें? कब लाएंगे? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं हो, सत्र नहीं हो, सत्र नहीं हो। देखिए कैसे हमारे देश में कहा गया है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। आपको बढ़ा दिए संसद के सत्र। पहला सत्र बताइए तो संसद का सत्र, संसद का पहले सत्र का नाम बताइए फटाफट। तीनों सत्र के नाम लिखिए, संसद के तीनों सत्र के नाम बताइए। तीनों सत्र के नाम बताइए। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तीनों का नाम लिखने के लिए बोल रहे थे, एक एक तो लिखता है सर। पहला कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र बोलेंगे, बजट सत्र कब से चलेगा? फरवरी से मई, फरवरी से मई। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर चलता है। तो कहा गया है कि संसद में कानून बनाने का अधिकार जो है, भारत में कानून बनाने का अधिकार वो केवल और केवल संसद को दिया गया है। तो संसद का काम है कि वो जब भी उसके सत्र यानी सेशन चल रहे हो, हाउस रनिंग में हो, तब आप कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावे मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे जून में संसद का कोई सत्र नहीं है, जून में संसद का सत्र नहीं है, लेकिन अगर आपको जून में कोई कानून की जरूरत है, इमरजेंसी में कोई कानून लाना है, तो आप जून में आप किससे कहेंगे? राष्ट्रपति से कहेंगे। तो सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल सलाह देगा और कहेगा कि सत्र नहीं चल रहा है और इमरजेंसी की स्थिति है। आप क्या कीजिए? एक टेम्परोरी कैसा कानून बनाइए? टेम्परोरी कानून बना दीजिए। टेम्परोरी कानून को ही हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। टेम्परोरी कानून जो बन जाता है उसी को अध्यादेश कहेंगे। तो राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तभी इसे ला सकते हैं। इससे बताइए कि अगर संसद का सत्र चालू है तो क्या कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? कोई भी ऑर्डिनेंस को आप नहीं ला सकते हैं। अभी क्या संसद का सत्र चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो अभी अगर कोई इमरजेंसी में कानून लाने की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? तो उसके लिए आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे और मंत्रिमंडल अपना सलाह देगी कि भैया इमरजेंसी है, सत्र नहीं चल रहा है, आप कानून बना दीजिए। तो राष्ट्रपति साहब उस कानून को बना देंगे। तो ये टेम्परोरी कानून होता है, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन इसे परमानेंट करने के लिए आपको संसद से अनुमति लेनी होती है। किससे अनुमति लेनी होती है? संसद से अनुमति लेनी होती है। अब इसकी अवधि देखिए, इसकी अवधि कितनी दिन होती है? कि इसकी अवधि होती है 6 महीने। कितनी माह? 6 महीने होती है। क्यों 6 महीने होती है आप बता सकते हैं? क्योंकि संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, संसद के किसी भी 2 सत्र के बीच अधिकतम गैप 6 महीने का होता है। जबकि रियलिटी में देखिएगा तो 6 महीने का गैप नहीं होता है। भैया एक फरवरी में चालू हुआ, मई 1 महीना गैप होता है, जून छुट्टी, फिर जुलाई से सत्र चालू होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर गैप रहता है, नवंबर में फिर चालू होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में गैप रहता है। तो ज़्यादा दिन थोड़ी ना गैप रहता है। लेकिन हाँ, कुछ वजहों से किसी एक सत्र को आप हटा भी सकते हैं। सत्र को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो अधिकतम गैप कितने दिन का होता है? 6 महीने का। इसीलिए संविधान वाला जानबूझकर कितना मैक्सिमम टाइम रखा? मैक्सिमम टाइमिंग इसकी कितनी रखी गई है? 6 महीने रखी गई है। मैक्सिमम टाइम इसकी 6 महीने है, 6 मंथ है,
कितने मंथ? 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बीच में कोई ना कोई सत्र तो आ ही जाएगा, 6 महीने में कोई ना कोई सत्र तो आ ही जाएगा, और सत्र आ गया तो जिनका कानून बनाने का काम है वो बना देंगे, राष्ट्रपति चले जाएंगे। इसकी अधिकतम अवधि कितने दिन है? 6 महीने। लेकिन अगर बीच में ही संसद का सत्र चालू हो गया, क्या हो गया? सत्र यानी सेशन चालू हो गया। जैसे मान लिया कि जनवरी में राष्ट्रपति साहब ने अध्यादेश जारी कर दिया कि ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन जुलाई में, जनवरी में चालू किया, फरवरी में कोई, जैसे यहाँ मान के चले जून में कोई इमरजेंसी आया और राष्ट्रपति ने जून में एक अध्यादेश जारी कर दिया कि ये कानून होना चाहिए। जैसे हम रियल एग्जाम्पल बताते हैं, आपका फार्मिंग अमेंडमेंट बिल था, जो कृषि सुधार विधेयक जो लाया था, जिसपे यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए 40 मिनट का, तो आप उसमें भी देख सकते हैं वो बिल के अंदर क्या क्या था। अभी तो हम यहाँ यही बताएंगे। तो जून में राष्ट्रपति साहब ने क्या कर दिया था भाई, वो विधेयक को लाए थे, लेकिन वो 6 महीने नहीं रहेंगे। देखिए, जब कभी भी आप विधेयक ला देते हैं तो इसके बीच में अगर कभी भी संसद का सत्र चालू हो गया ना गलती से, तो ये 6 महीने टाइम नहीं देगा। 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है। अगर बीच में संसद की बैठक हो गई, सत्र चालू हो गया, तो केवल 42 दिन देगा आपको। कितने दिन देगा? 42 दिन देगा। तो सत्र चालू होने की स्थिति में 42 दिन आपको दिया जाता है। 42 दिन का मतलब होता है 6 सप्ताह। 42 दिन का मतलब 6 सप्ताह। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा कि संसद, इसकी अवधि कितने दिन होती है? तो इसकी अवधि होती है 6 महीने तक। इसकी अवधि 6 महीने तक। लेकिन अगर बीच में ही सत्र चालू हो गया, मान लीजिए, देखिए, सपोज करते हैं कि हम जनवरी में अध्यादेश ला दी किए, फरवरी में बैठक नहीं हुई, मार्च में बैठक हो गई। कहाँ हो गई? मार्च में सत्र चालू हो गया। सत्र कहाँ से चालू हुआ? मार्च में। तो देखिए, यहां पर आप ऑलरेडी 2 महीने बिता चुके हैं, 2 महीना बिता चुके हैं, तो इसको नहीं काउंट किया जाएगा। फिर यहां से प्लस कर दिया जाएगा कितना दिन? तो भैया 42 दिन, क्योंकि जैसे सत्र चालू हो गया तो कितने दिन प्लस करना है? 42 दिन प्लस करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आप पीछे कितना दिन बीत चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। जनवरी में आपने सत्र अध्यादेश लाया था, फरवरी में बैठक नहीं हुई, बैठक हुई मार्च में, तो जनवरी 1 महीना, फरवरी 1 महीना, तो 2 महीना तो आप बिताइए चुके हैं। उसके बाद सत्र चालू हुआ, तो सत्र चालू होने के दिन से उसे और कितना देना है? 42 दिन, कि भैया आप लोग बैठ चुके हैं सत्र में, क्योंकि सत्र में बैठेगी आपकी लोकसभा और सत्र में बैठेगी राज्यसभा, और राष्ट्रपति कहेंगे कि देख, ये तुम लोगों का काम था, हम तो टेम्पररी बनाए देश के लिए, अब तुम लोग डिसाइड करो कि ये कानून रहेगा या नहीं रहेगा, ये अध्यादेश रहेगा या नहीं रहेगा। अगर संसद ने सेम अध्यादेश को पारित कर दिया तो ठीक है, वरना अगर ये वाला 42 दिन खत्म ना, तो कानून खत्म, टाइम खत्म, कानून खत्म। तो अब आपसे एक चीज देखिए, अब आप जरा ध्यान लीजिए, टोटल टाइमिंग कितनी हो जाएगी? टोटल टाइमिंग की अगर बात करेंगे, टाइमिंग की, तो 6 महीने तो उसे दे ही रहा है। मान लीजिए 6 महीने दे रहा है उसे, तो जनवरी में राष्ट्रपति साहब अध्यादेश दिए और जुलाई में चालू हुआ। किस में चालू हुआ? जुलाई में। सत्र कहाँ चालू हुआ? जुलाई में। तो भैया यहाँ तो 6 महीने बिता ही चुके हैं, 6 माह बिता चुके हैं, और जनवरी से जुलाई तो 6 महीना अपने हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना हो गया। फिर यहाँ आपको 42 दिन देना ही पड़ेगा। तो टोटल टाइमिंग जो होता है वो 6 महीने तो देना ही है आपको, 6 माह, प्लस में आपको और क्या देना है? 42 दिन देना है, प्लस में आपको और 42 दिन देना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम टाइमिंग है। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा है आज तक। जब भी पूछा है तो इन्हीं दोनों टाइमिंग से पूछा है कि मैक्सिमम टाइमिंग कितने मंथ दी जाती है, तो 6 महीने दी जाती है, और सत्र चालू होने पर कितने दिन दी जाती है? 42 दिन दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि 6 माह प्लस 42 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि यदि 6ठा महीना बीतने के बाद जस्ट सत्र चालू हो गया तब। लेकिन अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया, लोकसभा ने भी उस अध्यादेश को पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी उस अध्यादेश को पारित कर दिया, तो वो अध्यादेश परमानेंट कानून हो जाता है। और अगर नहीं साइन किया तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश टेम्पोररी कानून है कि परमानेंट कानून है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसा कानून है? राष्ट्रपति का अध्यादेश एक टेम्पोररी कानून है। किसी को दिक्कत?
अमित कुमार बोल रहे हैं सर 5 महीना चल चुका है और उसके बाद देंगे तब क्या होगा? अरे भैया अबे ना बताए थे यहाँ पर, कौन सी बताए थे? अभी एग्जाम्पल लिए थे ना जनवरी फरवरी में का, पीछे कितना चल गया उससे मतलब नहीं है। आप जैसे सत्र चालू होगा उसे 42 दिन देंगे। पीछे अगर उसका 6 महीना हो गया है तो भी आपको 42 दिन देना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने 1 दिन हो गया ना तब नहीं दे पाएंगे। 6 महीने 1 दिन हो गया तब आप नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं? मिटा दे इसे। अब अगला क्या चीज होता है इसमें, देखिए अनुमोदन कौन देता है? अनुमोदन, इसका अनुमोदन कौन देगा? संसद। संसद, अगर संसद ने क्या दे दिया? अनुमोदन दे दिया, तो ये टेम्पोररी कानून क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है, यानी परमानेंट हो जाता है, अदरवाइज ये रद्द हो जाता है। कहेगा कि कितनी बार ला सकते हैं, कितना ला सकते हैं, कितनी बार एक राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड दे सकते हैं। वापस कब ले सकते हैं, कितने दिन में वापस ले सकते हैं, तो इसके लिए कोई टाइम नहीं है, जब चाहे तब। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए, मैक्सिमम की टाइमिंग है कि 6 महीने जाएगा, लेकिन मिनिमम की टाइमिंग नहीं है। राष्ट्रपति को लगेगा ना फालतू बात बोल दी है, वापस ले लो, तो वापस ले सकते हैं। तो वापस के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब मन चाहे तब ला सकते हैं। अब हम आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या अध्यादेश लोकतंत्र के लिए, हम देश के लिए नहीं बोल रहे हैं, देखो भाई देश के लिए तो सही है, क्या अध्यादेश लोकतंत्र पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या निगेटिव इफेक्ट डालता है? अध्यादेश हमारे डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर, यानी जनता के शासन पर पॉजिटिव है या निगेटिव है? हम आप पर छोड़ दिए, आंसर दीजिए। अध्यादेश लोकतंत्र के हिसाब से पॉजिटिव है या निगेटिव है? हम नहीं जानते हैं, आप आंसर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं पॉजिटिव, कुछ लोग कह रहे हैं निगेटिव। ज्यादा तो लोग का कहना है कि निगेटिव है, कुछ लोग का कहना है पॉजिटिव है। निगेटिव बोल दिया सर सब, बाप रे। कह रहे हैं पॉजिटिव है या नहीं है। देखिए बाबू, देखो ये जो अध्यादेश है, अध्यादेश इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डिनेंस कहेंगे। ये दो चीजों को मायने रखिए। अगर आप देश को देखेंगे तो जरूरी है देश के हिसाब से ये पॉजिटिव है, क्योंकि भाई देश को जरूरत पड़ा तुरंत लगा दो। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देखा जाता है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बात करेंगे तो इसमें पब्लिक का ध्यान दिया जाता है। हम चुने थे राष्ट्रपति को? नहीं ना चुने थे। देश का कौन आदमी राष्ट्रपति को चुना था? नहीं चुना था। तो फिर हमारे ऊपर वो नियम थोपने वाला है कौन सा? ये मुगलों का राज चल रहा है क्या? कि अकबर ने बोल दिया जजिया कर, बाबर ने बोल दिया ये कर, मोहम्मद बिन तुगलक आया बोल दिया कि तांबा का सिक्का। राजा का शासन चल रहा है यहाँ पर, हमारा अपना शासन है। तुमने हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा बात सुनने वाले हम कुछ नहीं होते हैं यहाँ पर। तो लोकतंत्र का मतलब होता है पब्लिक का शासन। हमसे नहीं पूछा था तुमने, तो हमारे लिए ये निगेटिव है, हमारे लिए ये क्या है? निगेटिव है। तो देखिए देश और पब्लिक दोनों अलग अलग चीज आती हैं। देश के लिए सोचेंगे तो कभी कभी पब्लिक के लिए घाटा हो जाता है। देश के लिए तो अच्छा है कि टैक्स ज्यादा ले लो, देश के पास पैसा आएगा, पब्लिक के पास घाटा हो जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर लोकतंत्र के लिए खतरा है और रियलिटी में खतरा है, और इसका मिसयूज भी होता है। मिसयूज क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। मिसयूज देखिए, अध्यादेश समझ में आ गया ना, लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है ये अध्यादेश। बार बार लेके आएंगे कोई, अब क्यों खतरा है? सोचो कितनी बार लाएगा कोई, ठीक है नहीं है। पता चला मोदी जी बार बार कहेंगे ये लाइए, वो भी लाइए, वो भी लाइए, कह देंगे हम थोड़ा लाए, राष्ट्रपति लाए हैं। राष्ट्रपति कुछ बोलबे नहीं करता है। इसका मिसयूज दिखाते हैं हम आपको कैसे हो सकता है। भारत में 3 सत्र चलते हैं। बजट सत्र फरवरी से चालू होता है, मैक्सिमम जाता है ये मई तक, मार्च खत्म हो जाता है। दूसरा सत्र होता है मानसून। मानसून कब शुरू होगा भैया? जुलाई में, खत्म हो जाएगा अगस्त में। खत्म कब हो जाएगा? अगस्त में। तीसरा शीतकालीन, शीतकालीन सर नवंबर से शुरू होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा।
दिसंबर में। अब हम आपको बोलते हैं सजुरा एगो अध्यादेश आ गया, ये खाली टाइम है। अध्यादेश जब भी आएगा कब आता है? खाली टाइम में। तो ये खाली टाइम था, 5 जून को एक अध्यादेश आया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयक पर। कृषि विधेयक, किस विधेयक पर? कृषि विधेयक पर, कि कृषि में सुधार लाएंगे। हम आपसे पूछते हैं कि ये कृषि विधेयक को जो ये राष्ट्रपति साहब जून में अध्यादेश दे दिए हैं, इतनी सा रुक जाते 1 महीना जुलाई में, तो क्या चीज किसान मर जाता? या फिर देश में बहुत बड़ा बदलाव आ गया इनके कहने से? तो धज्जी उड़ा दिया इन लोगों ने। मतलब यहाँ पर देश में स्पष्ट बोलता है कि जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि आप देश को बचाने के लिए अच्छा कानून बनाइए। आप तो नौटंकी करके रख दिए यहाँ पे, किसान को पता नहीं है कि उसके लिए विधेयक आ रहा है। मतलब इस विधेयक को देखिए, जिनकी सरकार है उनको अधिकार है, वो अपना जो विधेयक लाए वो ला सकते हैं, नहीं ला सकते। हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि ये विधेयक अच्छा है या खराब है, बात समझिए इसकी। हम बात इस बात की कर रहे हैं कि इसकी टाइमिंग को लेकर, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो देश के लिए टूट जाता या देश को इमरजेंसी में जरूरत था, कुछ नहीं था। इवन किसानों को इसकी जरूरत भी नहीं थी। बात अच्छा खराब की नहीं है, बात टाइमिंग की है कि क्या टाइमिंग का जरूरत पड़ गया कि आप 1 महीना रुक नहीं सके। 1 महीना रुक जाते तो जुलाई आ जाता, संसद में बेहतरीन ढंग से इस पर बहस होती, लोकसभा में बहस होती किसानों के लिए क्या अच्छा है, राज्यसभा में बहस होती किसानों के लिए क्या अच्छा है। आप यहाँ पे, जबकि आप देखिए जब धारा 370 हटाना था तो उसके लिए इन लोगों ने सत्र का वेट किया। अच्छी बात है धारा 370 हटाना, उसके लिए तो अध्यादेश ला देते तो और अच्छा रहता। हम बात उसकी नहीं कर रहे, लेकिन ये बताइए क्या कृषि विधेयक को अध्यादेश द्वारा लाएंगे और फिर संसद में छोटी सी चर्चा करके निकाल दिए यहाँ पर? तो इसका मिसयूज भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अध्यादेश अच्छी बात नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हमसे सरकार बार बार अध्यादेश न लाए, क्योंकि ये लोकतंत्र पर एक प्रतिकूल प्रभाव है, यानी गलत इंपैक्ट जाता है। तो आप अध्यादेश समझ में आ गया आपको, इसका मिसयूज हो जाता है। राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए पहले ही से साइन कर दिए, इस पर क्या जरूरत है साइन करने का? प्रिंस गुप्ता क्या कह रहे हैं? दलाली कराएंगे, करवाएंगे? बोलो क्या दलाली करवाओगे भाई? जा तो ब्लॉक हो गया। आगे देखिए, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्छा कानून खराब कानून का मतलब नहीं है। दुनिया में एक चीज ध्यान से रख लो, कोई भी सरकार आएगी किसान के बारे में सोच ही नहीं सकती। कोई भी सरकार रहे, किसान के लिए सिंपल सी बात है, किसान को कुछ नहीं चाहिए। किसान को बस ये चाहिए कि जिस तरह से पार्ले जी बिस्किट 5 रुपया का है, तो किसी के माई बाप में इतना दम नहीं है, पूरे देश में किसी की इतने दम नहीं है कि उस बिस्कुटवा को 5 रुपया से नीचे खरीद के दिखा दे। लेकिन साला किसान का गेहूं कभी बिकेगा 20 रुपया, कभी बिकेगा 16 रुपया, कभी 17 रुपया, कभी 18 रुपया। किसान पगलाया है, सोच रहा मेरा बिस्किट कितना रुपया बिकेगा। समझ में आ गया? किसान के बारे में केवल उसका रेट फिक्स कर दीजिए कि भैया तुमको गेहूं इतने रुपए में ही खरीदेंगे, चाहे दुनिया में कोई उससे नीचे खरीद लिया तो चोट्टा तोरा जेल हो जाएगा। बस, अब चाहे वो आड़ती खरीदे, दलाल खरीदे, कोई खरीदे, इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। बस यही नियम होता है। आगे देखते हैं। ये हो गया आपका विधेयक, कानून वगैरह सब समझ में आ गया आपको। एक आदमी कह रहे हैं कि सर लक्ष्मीकांत बुक में मानसून सत्र जुलाई से सितंबर लिखा है। बहुत सितंबर तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्र को बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में बताया ना कि सत्र को आहूत कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एक सत्र गायब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गायब कर सकते हैं। इसमें हो गया, 2 को सत्र हो जाएगा। मैक्सिमम गैप कितना नहीं होना चाहिए? 6 महीने। अब आप देखिए 6 महीने गैप नहीं होना चाहिए। ये कब खत्म हुआ है? मई, 6 महीने जोड़िए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना। छठे महीने नवंबर में चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट से समझिए, किस बुक में क्या लिख दिया है, बुक के हिसाब से चलेंगे आप।
ये देखिए कोई गलत है क्या इसमें? हम एगो 17 गायब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो सकता है। दो बस 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो जब 6 महीने का मैक्सिमम गैप दिया है तो 12 महीने के साल होता है, 6 महीना गैप कर दीजिए तो दुइये को ना 17 बचेगा। अध्यादेश कंप्लीट हो गया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के पे चला जाए, किसी को दिक्कत? अरे भाई बोलिए, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा जाए। अमेरिका में चुनाव कौन जीत रहा है? ज़्यादातर चांसेस बाइडेन जीत रहे हैं। अभी जो मतलब शुरुआती जो पोल आ रहे हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा। इस बार जो चुनाव है ना वो फाइनली कंफर्म होगा अमेरिका का चुनाव 10 तारीख तक, क्योंकि अभी बहुत सारे वोटर कोरोना की वजह से पोस्टल कार्ड से अपना वोट भेजेंगे, पोस्ट बाई पोस्ट भेजेंगे वोट वहाँ पर। तो खैर बाई पोस्ट वाले वोट ज़्यादा इफेक्ट डालते नहीं है, थोड़ा 1-2 सीट इधर उधर भले हो सकता है, लेकिन अभी तक के रुझान के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बाइडेन आगे दिख रहे हैं। और देखिए अभी कंफर्म भी हो जाएगा, बाइडेन के चांसेस ज़्यादा लग रहा है। तो इससे हम लोग को लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाइना के लिए बस थोड़ा सा बाइडेन सॉफ्ट हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। आगे अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है? आर्टिकल 124 में। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको समझा देते हैं पहले। अध्यादेश तो समझ में आ गया ना? अध्यादेश समझ में आ गया ना? इसके आगे अब समझाते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश ये कैसा कानून होता है? टेम्पोररी कानून होता है। इसकी चर्चा कहाँ है? और जो काम देश के लिए राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य के लिए कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल का अध्यादेश, अब ये भी आएगा आपका राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल के अध्यादेश में देखेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, तो राज्यपाल का अध्यादेश के लिए ना इसमें से एक को निकाल के बीचवा में घुसेड़ दीजिए, बस 223 हो गया। इस एक को घुसेड़ दीजिए, इसमें काम हो गया। बस एक को लाइए अंदर कर दीजिए, ये किसका हो गया? राज्यपाल का अध्यादेश हो गया। सेम कानून रहेंगे राज्यपाल में भी। ये किसके सलाह पे लाएंगे? तो राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह पर आएंगे। इनका भी अधिकतम कार्य मतलब अवधि कितनी रहेगी? 6 महीने रहेगी। सत्र चालू 42 दिन। कब लाया जाएगा? इमरजेंसी में। किसके सलाह पे? मंत्रिमंडल के सलाह पर। कितनी बार ला सकते हैं? जितनी बार चाहे ला सकते हैं। वापस कब ले सकते हैं? जब चाहे तो वापस ले सकते हैं। अनुमोदन कौन करेगा? तो इनका अनुमोदन राज्यपाल वाला का तो संसद करेगा नहीं, फिर इनका कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है। लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? समझ में आ गया? आ गया हो? चलिए अब इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 से स्टार्ट होती है और 146 47 तक जाता है। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, क्या क्या नियम कानून है ये सब इसमें आ जाते हैं, सब कोर्ट वगैरह में सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट का किस में चर्चा है? तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जगह पे हम हमेशा लिखेंगे SC, तो आप समझिएगा सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो मेन जज होता है उसको हम लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो आप समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जब हम HC लिखे तो समझिएगा हाई कोर्ट है, जब हम DC लिखे तो समझिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये क्या चीज़ है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर अरविंद बोबड़े यानी SA बोबड़े साहब है। तो इन सब लोग की चर्चा किसमें? आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का संगठन कैसे होता है, इसमें जज कैसे बनते हैं, क्या योग्यता बनती है, ये सारी टॉपिक यहाँ आती है सुप्रीम कोर्ट में। 147 और उसका 148 से लेकर 151 ये आ जाता है आपका CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब आप जरा याद कीजिए, आपका आर्टिकल भाग 5 कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 52 से 51 से नहीं, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक था। आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 24 तक पहुँच रहे हैं। यहाँ जैसे पहुँच जाएंगे CAG, भाग 5 खत्म हो जाता है। तो संविधान का रीढ़ है भाग 5। भाग 5 समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको
कोर्ट की प्रक्रिया बताएंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही टोटल अलग हो जाता है, तो एक दिन इसके लिए चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हालांकि 2-3 दिन का टॉपिक है, आगे के क्लास कल करेंगे। PDF कल प्रोवाइड कर देना चाहिए। देखिए